आज की वीडियो में जो चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बट छोटी क्लासेस में आपने इस चैप्टर को जरूर पढ़ा है। इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा जो है वो आप लोगों को नॉलेज है। अटलांटिक ओशन ओपनड आफ्टर दीज डिपॉजिट फॉर्म, कि अटलांटिक ओशन जो है वो बाद में बना है, तकरीबन 200 मिलियन साल पहले। ये जो पेंजिया ऑल अर्थ मतलब जो लैंड मास वाला पार्ट है वो ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसमें ये बोला गया कि ये जो हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब एक लैंड का पीस होते थे, मतलब पहले एक बड़ा सा लैंड का पीस था। Hi everybody, this is Supriya Sharma, your geography educator. Welcome to Social School. So let's start with this chapter. क्या नाम है हमारे चैप्टर का? Distribution of Oceans and Continents. तो जब हम बात करते हैं ओशंस और कॉन्टिनेंट्स की, तो आपको हमेशा वो जो हमारा वर्ल्ड मैप वाला मैप हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, है ना, उसको फिल भी करते आ रहे हैं, वही सारी चीजें आपके माइंड में आ रही होंगी। तो इस पूरे चैप्टर में हमें यही देखना है कि वो जो ओशंस और कॉन्टिनेंट्स है हमारे, वो किस तरीके से फॉर्म हुए या फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से हुआ है, राइट। तो फिर देरी किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विद द इंट्रोडक्शन। द कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस वी सी टुडे वर नॉट ऑलवेज इन द सेम। जो ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स हम आज देखते हैं, जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ये पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे, है ना। About 29% of the Earth's surface is covered by continent and rest of the ocean। क्या बोल रहे हैं कि जो 100% जो हम मानते हैं लैंड है हमारा, मतलब जितना भी पूरा वर्ल्ड है, उसमें से 29% ऐसा है जो कि क्या है, लैंड पार्ट है, मतलब जो सरफेस लिथोस्फीयर वाला पार्ट है। लेकिन उसके अलावा क्या है, सारा का सारा ओशन है, यानी कि वाटर है। Scientists have discovered that continents and oceans have changed their locations over time and continue move even today। और साइंटिस्ट को क्या लगता है कि ये जो ओशियंस हैं, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इन्होंने अपनी लोकेशन को टाइम टू टाइम चेंज करते रहे हैं, शिफ्ट करते रहे, जैसे हम लोग नहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। सो वेयर वर द कॉन्टिनेंट्स इन द पास्ट। अब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं कि पहले क्या था, फिर पास्ट में अगर हम देखें तो ये लोग कैसे रहते थे, क्या इन लोगों की शेप्स होती होगी, किस तरीके से इन लोगों का फंक्शन था। हाउ डू साइंटिस्ट नो अबाउट दीज चेंजेस। साइंटिस्ट को इन चेंजेस के बारे में कैसे पता है। दिस चैप्टर एक्सप्लोर द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस एंड देयर एविडेंस दैट सपोर्ट्स दीज आइडियाज। तो एक एक करके सारे थियरीज को, सारी हम बोल सकते हैं कि जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, जो फाइंड आउट किया, उन चीजों को एक एक कर कर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आपने मैं बोलूं अगर क्लास 9th में आपने थोड़ा सा पार्ट इसका पढ़ा है, इस चैप्टर में, इस क्लास में आप लोग इसको एक थोड़े से ब्रॉड लेवल पर पढ़ने वाले हो। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसमें ये बोला गया कि ये जो हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब एक लैंड का पीस होते थे, मतलब पहले एक बड़ा सा लैंड का पीस था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इस तरीके से एक लैंड का पीस था, ठीक है, इस तरीके से। अब बाद में क्या हुआ, कुछ हुआ जिसकी वजह से ये ऐसे बीच में से हट गई, इधर नॉर्थ अमेरिका बन गया, इधर साउथ अमेरिका बन गया, यहाँ एशिया चला गया, यहाँ यूरोप हो गया, और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का जो है वो आपके इस तरीके से अलग हो गए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इस थ्योरी के बारे में कि इस थ्योरी में ऐसा क्या बताया गया है। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज बाय आपके वेगनर, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हम बोल सकते हैं कि इस थ्योरी को बताया कि क्या है, जिसमें दैट कॉन्टिनेंट्स वर वंस अ पार्ट ऑफ अ सिंगल लैंड मास, कि भाई कॉन्टिनेंट जो थे वो सिर्फ एक सिंगल लैंड मास थे। आज तो अलग अलग हो गए ना, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या क्या नाम है जल्दी से बता देना कमेंट में। हैव सिंस ड्रिफ्टेड टू देयर प्रेजेंट पोजीशन, राइट। और आज के पोजीशन की अगर हम बात करें तो ड्रिफ्ट करते करते, जैसे आपने देखा होगा लोग बोलते ना कि अरे भाई ड्रिफ्ट मार दे गाड़ी में, तो ड्रिफ्ट का मतलब सरकना, कि भाई थोड़ा थोड़ा सरक के उनकी जो पोजीशन है वो आज ऐसी हो गई है जो हमें देखने को मिलती है। The idea was proposed by Wegener, a German meteorologist, in 1912 to explain the present distribution of oceans in continent। और 1912 में इन्होंने जो है अपनी ये थियरी दी, जिसमें उन्होंने समझाया कि कैसे ये ओशंस और कॉन्टिनेंट जो है वो आज जो हमें दिखते हैं वो पहले कैसे हुआ करते थे। क्या इससे पहले किसी ने नहीं बताया? बहुत लोगों ने इससे पहले आकर भी अलग अलग थियरी दी, बट वो थियरीज ऐसी थी जिस पर बिलीव करना या उसको मानना सही नहीं लग रहा था, मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं लग रही थी। सबसे प्रैक्टिकल जो लगी एक बार में वो थी आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। चलिए देखते हैं। वेगनर सजेस्टेड दैट द कॉन्टिनेंट वर वंस जॉइंड टुगेदर एज अ सिंगल सब कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया, मीनिंग ऑल अर्थ। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आज जो हमें 7 कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं ये सारे के सारे एक थे। कैसे थे, जैसे आप इस पिक्चर में देख लीजिएगा, जैसे आप यहाँ पर देख लो, ये सब एक दिख रहा है आपको, यहाँ पर पूरा दिख रहा है, ये सिर्फ एक पार्ट है ये पूरा, है ना, देखो कैसे ज्वाइन हो रखा है थोड़े थोड़े पार्ट से। तो इसको उन्होंने क्या बोला, पेंजिया, मतलब ऑल अर्थ, मतलब सारा का सारा अर्थ वाला पार्ट, जो लैंड वाला पार्ट है हमारा। देन क्या बोला, द सुपर कॉन्टिनेंट वाज सराउंडेड बाय अ सिंगल इमेंस ओशन नेम्ड पेंथालासा, मतलब क्या बोला कि
इसके जो साइड में जितना भी पानी है वो एक ही है और उसको उन्होंने पैंथालासा बोला, जिसका मीनिंग होता है ऑल वाटर। तो अगर आप इसी पिक्चर को वापस देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है मेरे बच्चे, ये सारा पार्ट को क्या बोल दिया कि दिस इज ऑल वाटर। ठीक है, देन about 200 million year ago Pangea began break apart into two large land masses। और उन्होंने क्या बोला कि तकरीबन 200 मिलियन साल पहले ये जो पेंजिया ऑल अर्थ मतलब जो लैंड मास वाला पार्ट है वो ब्रेक डाउन करना शुरू करता है, धीरे धीरे ड्रिफ्ट होना शुरू करता है और क्या बन जाता है, दो मेजर लैंड पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है। वन वॉज लॉर्शिया इन द नॉर्थ एंड गोंडवाना लैंड इन द साउथ। आपको पता है ना हमारा इंडिया का भी जो साउथ वाला पार्ट है जिसमें हम डक्कन ट्रैप, डक्कन प्लेटू की बात करते हैं, वो सारा का सारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो देखो ये ब्रेक डाउन होना शुरू हुआ और ये देखिए यहां पर जब आप देखते हो तो ये वाला ऊपर वाला जो है ये लोरेशिया हो गया और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमने बोल दिया गोंडवाना लैंड। राइट, चलिए that later fragmented into continents that seen today। और फिर बाद में ये जो है वो कॉन्टिनेंट बन गए जो आज हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। ठीक है, अब इसके एविडेंस क्या है, ये तो चलो जैसे मैंने आज आपको बोल दिया कि ठीक है ऐसे ऐसे होता है, ये होता है। आप बोलोगे कि मैम एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है आपके पास, आपने कैसे फाइंड आउट किया कि ये ऐसे था कि पहले एक पेंजिया था, एक ही ओशन था और फिर जो है धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर गए। तो उन्होंने भी अपने अलग अलग एविडेंसेस दिए, तो एक एक करके उन सारे एविडेंसेस को पढ़ते हैं। सबसे पहला एविडेंस आता है मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन जिगसॉ फिट। इस तरीके से है ये वर्ड जिगसॉ एंड फिट। इसका मतलब क्या है, आपने बचपन में पजल खेला होगा, आई नो सबने खेला होगा पजल वाला जो गेम होता है ना, या फिर मैं बोलूं कि आपने जो है वो क्या बोलते हैं क्यूब वाला गेम खेला होगा जिसमें स्क्वायर होते हैं, आपको उसको मिलाना होता है ना। तो ऐसे ही जिगसॉ फिट का मतलब क्या है कि वेगनर ने बोला कि अगर आप कभी भी ध्यान से इन कॉन्टिनेंट्स को देखोगे, इनकी शेप्स को देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये एक पजल थे और ये धीरे धीरे अलग हो गए। अगर आप उनको मिलाओगे तो वो आपको लगेगा कि देखो इनकी शेप जो है कितनी सही फिट हो रही है, ये एक पजल की तरह फिट हो गए। अब वापस से इस पिक्चर को देखिए, अगर आप ध्यान से यहाँ देखोगे तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो जब हम इसको सोचो मिलाएंगे ना इसके साथ, तो ये देखो इसकी जो शेप है वो प्रॉपर आके यहाँ पे मिल रही है। आप इसको यहाँ से मिलाओ, ये यहाँ पर आके पूरा कनेक्ट हो जाएगा। जैसे हम पजल के पीसेस नहीं मिलाते थे बचपन में खेलते थे, वैसे ही अगर आप इसको मिलाओगे तो ये आपको पूरी तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा। द कोस्टलाइन ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका एंड वेस्टर्न साउथ अमेरिका फिट टुगेदर लाइक पीसेस ऑफ जिगसॉ पजल। उसी की मैं बात कर रही थी कि पजल की तरह आपको लगेगा एकदम जब आप देखेंगे, स्पेशली व्हेन देयर कॉन्टिनेंटल शेल्व्स आर कंसीडर्ड, है ना। जब आप उसके कॉन्टिनेंट को देखोगे मतलब उसके लैंड वाले पार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आप इसको मिलाओगे, कहाँ है ये देखो, ये रहा आपका साउथ अमेरिका और ये रहा अफ्रीका, तो अफ्रीका का वेस्ट वाला पार्ट। तो जब आप इसको इससे मिलाओगे तो ये एकदम फिट हो जाएंगे, जैसे मान लो ये है एकदम फिट हो गए। राइट, यही चीज यहां पर इन्होंने बताई। इन 1964 बुलर्ड यूज्ड अ कंप्यूटर टू मैच देयर एजेस एट 1000 फेटोम लाइन्स शोइंग एन ऑलमोस्ट परफेक्ट फिट एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट द कॉन्टिनेंट वर वंस जॉइंट। उन्होंने जो है कंप्यूटर से एक मैप बनाया जिसमें उन्होंने 1000 लाइन बनाई और जिससे उन्होंने ये बताया मैच करके कि हाँ भाई ये सच है। पुराने जमाने में अगर हम चले जाएं, पास में अगर हम चले जाएं, तो ये दोनों कॉन्टिनेंट एक ही हुआ करते थे। डन है, ये हो गया पहला एविडेंस। दूसरा एविडेंस क्या दिया, दूसरा था कोरिलेशन ऑफ रॉक फॉर्मेशन। अब हम जानते हैं कि रॉक का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही पुराना है, आज 15, 20, 50 साल पहले तो बने नहीं है, मिलियंस मतलब बहुत पहले सालों में जो है रॉक्स आपका फॉर्मेशन हुआ था। सो जब हम चेक करते हैं कहां पर, जैसे मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल लिया था साउथ अमेरिका और वेस्टर्न अफ्रीका का, तो उन्हीं के कोस्टल रीजन पर जब हम देखते हैं रॉक्स का फॉर्मेशन या रॉक्स की कैटेगरी, तो वो हमें सेम देखने को मिलती है। तो जब हमें वो सेम देखने को मिलती है तो हमें लगता है कि यार कभी ना कभी तो ये जो है इस जगह पर रहे होंगे, मतलब ये हो सकता है सेम जगह पर हुए हो, तभी तो दोनों जगहों पर जो रॉक मिल रहे हैं वो सेम है। राइट, सो रेडियोमेट्रिक डेटिंग एंड स्ट्रेटेजिकल स्टडी शो द प्रेजेंस ऑफ रॉक। अब ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग जो है इससे आप टाइम पीरियड का पता कर सकते हो पुराने का कि कितना पुराना है। ठीक है, सिमिलर एज एंड करेक्टर और कोस्ट लाइन नाउ सेपरेट बाय ओशंस, की अब तो उसको सेपरेट कर दिया है ओशन ने, लेकिन अगर हम पुराने समय में बात करें तो शायद ये कभी ना कभी एक रहे होंगे, क्योंकि दोनों जगह पर जो रॉक हमें देखने को मिल रहा है वो दोनों के दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, सेम प्रॉपर्टी है उनकी। फॉर एग्जाम्पल, अ बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो ऑन द कोस्ट ऑफ ब्राजील, ब्राजील कहाँ है, अब साउथ अमेरिका में है, मैचेस द रॉक इन वेस्टर्न अफ्रीका, मतलब वेस्टर्न अफ्रीका और ब्राजील जो आपके साउथ अमेरिका का कोस्ट है, वहां दोनों जगहों पर हमें सेम देखने को मिलते हैं, जो कि 2000 मिलियन साल पहले हुआ करते थे। अर्लियर marine deposit along the coast of South America and Africa are just
द जुरासिक एज, दिस सजेस्ट द अटलांटिक ओशन ओपनड आफ्टर दीज डिपॉजिट फॉर्म, कि अटलांटिक ओशन जो है वो बाद में बना है, पहले ये अलग हुए, मतलब पहले ये एक हुआ करते थे, फिर ये अलग हुए धीरे 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 धीरे, और फिर क्या हुआ, बीच में से इनके जो है अटलांटिक ओशन निकल जाता है। समझ आया? दूसरा प्रूफ था ये। तीसरा एविडेंस क्या दिया इन्होंने, वेगनर ने? तीसरा एविडेंस आता है आपके पास टेराइट और ग्लेशियल एविडेंस। मतलब क्या है इसका, ये एक तरीके का रॉक होता है आपका, सेडिमेंट्री रॉक जो होता है ना, इग्निशियस के बाद वाला जो रॉक होता है जिसको हम सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं, वो रॉक है। देखिए, टिलाइट इज अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म फ्रॉम ग्लेशियर डिपॉजिट टिल एंड इंडिकेट पास्ट ग्लेशियर्स। क्या कि वो भाई सिल्ट के डिपोजिशन से होता है और वो शो करता है कि उस टाइम पर किस तरीके के जो है चीजें आपको देखने को मिलती थी। देन द गोंडवाना सेडिमेंट्री सीक्वेंस इन इंडिया इंक्लूड थिक जो है आपकी सेडिमेंट्री लेयर्स एट इट बेस। मतलब जब हम आपने अगर अपने इंडिया के साउथ वाले पार्ट को देखा हो तो उसमें भी हमें जो है सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत देखने को मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आपको अलग अलग मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं। तो वही चीज यहाँ बताइए कि क्योंकि हमारा इंडिया का जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बच्चा, ये वाला जो हमारा पार्ट है पेनिनसुलर वाला पार्ट, यहां पर भी आपको सेडिमेंट्री रॉक इसीलिए देखने को मिलते हैं बिकॉज दिस पार्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, राइट। देन एंड सिमिलर गोंडवाना टाइप सक्सेशन अकर इन अफ्रीका ऑल्सो, क्योंकि अफ्रीका भी तो साउथ में है, तो अफ्रीका में भी गोंडवाना लैंड है, वहां पर भी मिलेगा। फॉकलैंड ऑफ आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि जो हमारा गोंडवाना लैंड है वो ऑस्ट्रेलिया जो प्लेट थी उसी से अलग होके बना है ना। तो जितने भी नीचे साउथ वाले जितने भी आपको कॉन्टिनेंट्स देखने को मिल रहे हैं उन सब जगहों पर आपको ये सेम सेडिमेंट्री रॉक जो है वो देखने को मिलता है। तो ये तो तभी हो सकता है ना, तभी पॉसिबल है जब ये शायद सब एक रहे हो। Then the wide distribution and similarity these glacier deposits suggests that the southern land mass were once contiguous and experienced the same आपके जो है paleoclimates। paleo जो है climates का मतलब होता है पहले का क्लाइमेट, पास्ट वाले की बात कर रहे हैं, मतलब पास्ट में वहां का क्लाइमेट क्या था उसकी बात यहां पर हो रही है। ठीक है, तो एक और एविडेंस उन्होंने दे दिया। अब ऐसा लगने लगा लोगों को कि हाँ भाई कुछ तो मतलब है इस थियरी में, कि जिससे हमें ये समझ आ रहा है कि चीजें तो होती थी, लेकिन एक जो ड्रॉबैक इसका सबसे बाद में आपको अभी मैं बताऊंगी, उससे आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई है। सो नेक्स्ट एविडेंस पर पढ़ते हैं पहले, दैट इज ग्लेशियर डिपॉजिट्स। ग्लेशियर डिपॉजिट्स क्या है? दैट आर द कंसंट्रेशन ऑफ हेवी मिनरल्स। आपको पता है ना अलग अलग जो लेयर्स हमारे, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स को हम लेयर रॉक भी बोलते हैं, क्यों? बिकॉज वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में होता है। तो उस लेयर्स में जो मिनरल्स मिले वो भी सेम मिले। आप चले जाओ साउथ अमेरिका के ब्राजील में, वहां भी सेम है। वेस्टर्न अफ्रीका पे आ गए, वहां भी सेम है। थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साइड चले गए तो वहां भी आपको सेम है। दैट मीन्स कि इससे ये पता चलता है कि एक समय रहा होगा जब ये सब एक रहे होंगे, गोंडवाना लैंड का पार्ट रहे होंगे। सो बाय द मैकेनिकल कंसंट्रेशन इन रिवर एंड कोस्टल एनवायरमेंट, रिच गोल्ड, गोल्ड आपको पता है ना अफ्रीका में कितना ज्यादा है। रिच गोल्ड प्लेशर ऑन द कोस्ट ऑफ घना अकर डिपाइज एट द लैक ऑफ लोकल सोर्स रॉक। सिमिलरली गोल्ड बियरिंग वेन्स एग्जिस्ट इन ब्राजील, ब्राजील में भी है। And implying those deposits may have been derived when South America and Africa were joined। क्या बोला उन्होंने कि पक्का ये जो पजल आज हमें दिखता है ना, ये पजल एक ही होगा। जैसे मान लो कि ये अगर हमारा इस तरीके से साउथ अमेरिका है और यहाँ पे हमारा जो है अफ्रीका है, तो ये पक्का एक रहे होंगे, तभी आपको दोनों जगहों पर सेम मिनरल यानी कि सेम गोल्ड की जो क्वालिटी है वो आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये हो गए इनके सारे एविडेंस। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स आपको पता है ना, जो आपके छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स जो आपके मर जाते हैं, दब जाते हैं, वो। सो आइडेंटिकल फॉसिल्स ऑफ द लैंड एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द कॉन्टिनेंट नाउ सेपरेटेड बाय ओशियन सजेस्ट दैट दीज कॉन्टिनेंट्स वर वंस कनेक्टेड। सेम बात कि भाई जो फॉसिल्स हमें देखने को मिले डिफरेंट डिफरेंट कोस्ट पर, है ना, वेस्ट और उसके ईस्ट वाले पार्ट पर, तो उससे हमें ये समझ आता है कि कभी ना कभी ये पक्का एक रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मीजोसॉरस फॉसिल्स आर फाउंड इन बोथ अमेरिका एंड ब्राजील। कहाँ का? आपके अफ्रीका मतलब साउथ पार्ट में अफ्रीका के, और ब्राजील वही साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर जो है आपको सेम फॉर्मल लैंड कनेक्शन जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों जगह पर हमें सेम फॉसिल देखने को मिला, दैट वाज मीजोसॉरस। नेक्स्ट सिमिलरली अगर हम बात करें द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेमोर लाइक फॉसिल्स अक्रॉस इंडिया। इंडिया में भी आपको लेमोर लाइक जो फॉसिल्स देखने को मिल रहे हैं वही सेम आपको मिलेंगे मेडागास्कर में, है ना, वही सेम आपको मिलेंगे अफ्रीका के एरियाज में। आइडिया ऑफ अ कनेक्टेड लैंडमास कॉल्ड लुमेरिया, और इसीलिए उस पर्टिकुलर रीजन को क्या बोल दिया? लुमेरिया बोल दिया, जहां जहां पर आपको जो है लिमोर नाम का फॉसिल फ्यूल देखने को मिला, सॉरी फ्यूल जो है, फॉसिल्स जो है वो आपको देखने को मिले। तो इससे हमें समझ में आ गया कि भाई हाँ कुछ तो एक टाइम पर रहा होगा जिससे हमें ये सारी चीजें जो है वो समझ में आती हैं। अब होता क्या है
कि ये तो उन्होंने दे दिया एविडेंस। अब सबने बोला कि ठीक है, फिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, क्योंकि हमारी जो अर्थ की शेप है जियोइड, फिर वो किस तरीके से जो है इन सारे लैंड मासेस को ऐसे अलग अलग पीसेस पर ले गई। तो उन्होंने बोला कि इसके पीछे कुछ ना कुछ फोर्स रहा होगा। उन्हीं फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, फोर्सेस प्रपोज फॉर ड्रिफ्टिंग, है ना, कि भाई वो जो ड्रिफ्ट हुई, मतलब वो जो धीरे धीरे सरक के अपनी लोकेशन ऐसे 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 चेंज करते रहे, उसके पीछे क्या फोर्स लगे। वेगनर ने बोला दो फोर्सेस का काम है। Wegener proposed mechanism such as pole fleeing force that was arising from the Earth's rotation, कि अर्थ के रोटेशन से जो फोर्स आपका निकल रहा है, उस फोर्स से जो है ये देखने को मिला। एंड टाइडल फोर्सेस फ्रॉम द मून एंड सन टू एक्सप्लेन कॉन्टिनेंटल मूवमेंट। आपको पता है ना, जब हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स या ऐसे सिचुएशन बनती है तो ऐसा बोलते हैं कि मून और अर्थ का जो हम बोल सकते हैं कि उसके मूव होने से जो टाइडल जो है आपकी वो निकलती है, उससे कहीं ना कहीं जो है ये ड्रिफ्ट हुआ है। तो आप खुद ही सोचिए, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे ऐसे जियोग्राफर्स थे जिन्होंने बोला कि नहीं यार, इतनी सी फोर्स से ड्रिफ्ट हो जाना पॉसिबल नहीं है, बट उन्होंने तो इसी चीज को जो है एक्सप्लेन किया। द पोल फ्लिंग इफेक्ट रिलेटेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट क्रिएट्स एन इक्वेटोरियल बल्ज बिटवीन, बिकॉज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्पेस। हम जानते हैं हमारा अर्थ का जो शेप है वो परफेक्ट है ही नहीं, इस तरीके से है, इक्वेटर पर आपको जो है वो ज्यादा थोड़ी सी फैली हुई ऐसी चपटी हुई नजर आती है। Wegener believed that these forces acting over a long time period would move continents। उसे लग रहा है, उन्होंने ये बोला अपने अकॉर्डिंग कि ये जो फोर्स है ना, ये बहुत टाइम से, ऐसा नहीं कि कुछ सालों में, बहुत साल इसको लगे और फिर उसके बाद जो है ये ड्रिफ्ट होना शुरू हुई आपके कॉन्टिनेंट्स। हाउएवर द मोस्ट कंटेम्प्रेरी जो है आपके जियोफिजिस्ट कंसीडर दीज फोर्सेज इनसफिशिएंट एंड रिजेक्ट दिस मैकेनिज्म। और बहुत सारे ऐसे हमारे जियो साइंटिस्ट थे या आपके बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि नहीं, ये भाई पॉसिबल नहीं है, इतने से फोर्स से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कभी नहीं हो सकता। तो अब यहां से आपके मन में क्या आया कि मतलब जितने एविडेंस हमने पढ़े वो क्या सब वेस्ट थे? नहीं, कुछ भी वेस्ट नहीं था, और वैसे बहुत सारे ऐसे एविडेंस थे जो कि एक्चुअली में सच माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज एंड एडवांसेस, मतलब ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद फिर लोगों ने किस किस तरीके से इसको स्टडी किया, या और अलग तरीके से हमने क्या जानने की कोशिश की कि एक्चुअली में ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए। अगर वो एक लैंड मास थे, अगर वो एक ही पीस का पार्ट थे या वो एक ही पीस थे, तो फिर कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। चलिए देखते हैं। दैट वाज वन बाय द कन्वेंशनल करंट थ्योरी। क्या है ये कन्वेंशनल करंट थ्योरी? वैसे आपने साइंस में भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, बट कोई नहीं, आ जाओ। देन आपके एक साइंटिस्ट थे, फिर से वही आपके होम्स, 1930 में उन्होंने प्रपोज किया दैट द हीट फ्रॉम द रेडियो एक्टिव डिके इन अर्थ इंटीरियर क्रिएट्स कन्वेंशन करंट इन द मेंटल। मेंटल आपको पता है ना, जब हम अर्थ के डिफरेंट अपने लेयर्स पढ़ते हैं, एक आउटर मेंटल है, एक इनर मेंटल है ना। तो जो इनर और आउटर मेंटल, उसमें स्थिनोस्फेरिक लेयर होती है जो कि बहुत ज्यादा वीक होती है। तो उसमें से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो इतना हीट प्रोड्यूस करते हैं कि वो हीट प्रोड्यूस करने के बाद बाहर निकल के आ जाते हैं। तो इन्होंने ये बोला होम्स ने कि भाई ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना हमारे मेंटल पार्ट में, स्थिनोस्फेयर वाली लेयर पे, वहां से उसकी हीट से, उसकी एनर्जी से कहीं ना कहीं इतना जो है विस्फोट हुआ होगा कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, ये अलग अलग हो गए। सिंपल है। These currents involve hotter, less dense material rising the cooler and denser material shrinking, producing circular flow that can exert forces on the overlying lithosphere, है ना। जो चीज मैंने अभी आपको बताई सेम चीज है। Holmes suggested that the such mental convention could provide a प्लॉजिबल टू मूव कॉन्टिनेंट्स। मतलब उस फोर्स ने, उस एनर्जी ने, उस हीट ने उन्हें ये मतलब बोल सकते हैं कि पावर दी कि वो ड्रिफ्ट कर जाए। दैट आइडिया लेटर फेड इनटू सी फ्लोर सेपरेटिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट। और फिर उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया यहाँ पर, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। क्योंकि अगर आप बात करोगे वेगनर वाले जो उन्होंने जो आइडियाज दिए, उन्होंने जो एविडेंस दिए, उसमें कहीं भी उन्होंने ओशियंस की बात नहीं की, सिर्फ उन्होंने कॉन्टिनेंट्स की बात की। ओशियन के बारे में तो उन्होंने बताया ही नहीं कि ओशियन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए। उसके बारे में तो उन्होंने बता दिया कि पजल है, फॉसिल्स मिले हमें, है ना, सेम तरीके के रॉक फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। बट ओशियन के बारे में कौन बात करेगा? पानी का कोई कैसे बताएगा कि ये पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ अगर ये सब एक ही हुआ करता था? तो ये जो है हमें पता चलेगा आपके नेक्स्ट ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन से। तो चलिए उसको पढ़ना जो है यहां पर शुरू करते हैं। द ओशियन फ्लोर इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। अब जो ओशियन है वो हमारे 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड है। अब इसके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, अगर समझना है इसे, तो आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे बीच पर गए हो। अगर आप बीच पर गए होंगे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी
जब आप बीच पर पहुंचते हो तो आपको मिट्टी मिलती है ना, ऐसे जब आप जाते हो तो आपको मिट्टी मिलती है। फिर जैसे ही आप पानी की तरफ जाने लगते हो तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे चले जाते हो, होते ना, पानी का लेवल जो यहाँ आ रहा था वो पानी का लेवल अप होता जाता है। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो धीरे 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 नीचे जा रहा है। फिर जब आप और थोड़ा अंदर की तरफ जाओगे तो लैंड एकदम ऐसे नीचे चला जाता है, तो ये जो डेप्थ है ये बढ़ती चली जाती है। तो उसी तरीके से ये 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड की गई है, जिसमें सबसे पहले है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जिसके बारे में हम सबसे पहले बात की। दैट इज द ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एंड द डीप ओशन इंक्लूड द शेल्फ स्लोप एंड राइज इन एक्टिव मार्जिन डीप ओशन ट्रेंचेस। ट्रेंचेस पता है ना आपको, जो आपके गड्ढे टाइप के होते हैं। तो जो चीज मैंने आपको बताई कॉन्टिनेंटल मार्जिन वही है कि जब आप बीच पर जाते हो तो आप सबसे पहले वो रेत आपको देखने को मिलती है, मिट्टी रेत वाली। तो वहां से जब आप इस तरीके से थोड़ा अंदर की तरफ जाओगे तो फिर थोड़ा ऐसे डीप जाते हो, फिर ऐसे ऐसे होता है, उसमें बहुत सारे आपको गड्ढे से देखने को मिलते हैं, आपका पैर ढस रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, वो ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन। नेक्स्ट आता है आपके पास एबिसल प्लेन, broad flat area that deep ocean receives sediments derived from continent typically lie between continental and mid ocean ridges। मतलब ridges का मतलब होता है जो माउंटेन रेंज होती है अंदर आपके पानी के अंदर। तो इसके बाद क्या हुआ, यहां तक हम पहुंच गए। फिर एक ऐसे प्लेन सा एरिया आता है ना, एक ऐसा प्लेन सा एरिया आएगा, तो उसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, एब्सल प्लेन बोल दिया। इसके बाद आता है आपकी इस तरीके से, मान लो छोटे छोटे माउंटेन्स आने शुरू हो जाएंगे, तो वो हो जाता है हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज मिड ओशन रिजेस। क्या है इसमें, एक्सटेंसिव इंटरकनेक्टेड सबमरीन माउंटेन चेन दैट फॉर्म द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस माउंटेन सिस्टम ऑन अर्थ, टिपिकली फीचर सेंट्रल रिफ्ट वैली, है ना। तो इस तरीके से आपको जो है अलग अलग एक माउंटेन की चेन जो है वो देखने को मिलेगी। इस डायग्राम से आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का ही है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले आपके पास जो चीज आती है वो आती है हमारे पास ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, है ना। जो सबसे पहले जैसे मान लो आप बीच पर पहुंचे, ये आ गया बी, ये है सी लेवल, है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है। आप बीच पर पहुंचे, आप जब पहुंचे तो आपको दिखता है आप ऐसे चल रहे होते हो, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, एकदम से ऐसे गड्ढा आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉन्टिनेंटल स्लोप, सबसे पहला स्टेप। फिर आता है आपके पास कौन सा वाला एरिया जो हमने बीच में बात की थी, एबिसल प्लेन वाला। तो यहां से जब आप चलना शुरू करते हो तो एक प्लेन सा रीजन आपको दिखेगा, और फिर जब आप नीचे की तरफ जाते हो जहां पे आपको ब्लू कलर का पानी देखने को मिलता है ना, वो ब्लू है पानी, पानी वाला, सो वो ब्लू ओशियन पानी जो आपको देखने को मिलता है वो आपको यहाँ नीचे वाले पार्ट में जो है देखने को मिलता है, जिसको हम यहाँ पर डीपेस्ट ओशन बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, जहां से ये चीजें अलग कर गई। ये बेस वाला पार्ट था, फिर ये आपका प्लेन वाला पार्ट आया, फिर यहां से जो है आप लोग एकदम नीचे वाले पार्ट में जो रेंजेस वाला पार्ट जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहां से आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अर्थक्वेक और वॉल्केनोज की। अब अर्थक्वेक और वॉल्केनोज बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सी के अंदर भी होते हैं, ओशन के अंदर होते हैं, हम जानते हैं। तो कैसे उसको समझोगे, देखिए, distribution of earthquake and volcanoes. Most earthquakes and volcanoes active in the concentrated along plate boundaries because of the relative plate motions, है ना। हम जानते हैं कि वहीं ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, ज्यादातर जहां पर हम बोल सकते हैं कि अलग अलग आपको जो है एरियाज देखने को मिलेंगे। देन अर्थक्वेक्स एट मिड ओशन रिजेस, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आपको कहां मिलेंगे, मिड ओशन रिजेस में, मतलब वो जो माउंटेन चेन है पानी के अंदर, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वॉल्केनोज होती हैं जो कि आधी अंदर होती है, उनका बस मुंह थोड़ा सा बाहर निकला होता है। स्पेशली आपने अगर कभी आइलैंड देखा हो, आप कभी अगर आइलैंड पे नहीं भी गए तो आप पिक्चर वीडियोज में देखिएगा, आइलैंड वाला जो पार्ट है बच्चा मेरे, वो हमें दिखता है कि वो लैंड है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे वाला पार्ट जो है वो पूरा पानी के अंदर है, समुद्र के अंदर है। अगर ये कोई, मान लीजिए कि अगर ये कोई आइलैंड है, दिस इज एन आइलैंड जहां पर आप रह रहे हो, लेकिन उसके जो नीचे लैंडमास होगा वो तो जमीन के अंदर है, जमीन मतलब पानी के अंदर है, तो वो एक तरीके का क्या है, वो मिड ओशन रिज का पार्ट है। लेकिन हमारे लिए वो सिर्फ लैंड है, क्योंकि हम तो नीचे जाकर नहीं देख रहे ना कि क्या है वहां पर। वही चीज यहां आपको बताई गई है, जनरली शैलो डीप फोकस अर्थक्वेक्स अकर इन द सबडक्शन जोन सच एज दोज अराउंड द पैसिफिक रिम। जो पैसिफिक वाला हमारा जो पूरा चेन है ना, वहां पर इतने सारे एक्टिव वॉल्केनोज क्यों है, just because of this. The Pacific margin, its frequent volcanic and seismic activities refer to the ring of fire, और उसी को हमने जो है रिंग ऑफ फायर बोला है। आप इस पिक्चर में देखो ध्यान से, आपको नजर आएगा। अब यहाँ पर जो डीप अर्थक्वेक जोन है आपके, वो आपको डार्क कलर से दिखाएं। ये देखो, ये इंडिया का भी नॉर्थ वाला पूरा, इधर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इधर ऊपर पूरा आप चले जाओ तो ये जो डार्क ग्रे वाला पार्ट है, ये आपका कौन सा, डीप अर्थक्वेक जोन है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये पूरा पैसिफिक ओशन के पास वाला आपका जोन है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा, ये देखो, ये पूरा ये देखिए, अफ्रीका में भी मिडल ईस्ट वाले पार्ट तक भी जो है आपके पूरा का पूरा कौन सा जोन है, डीप अर्थक्वेक जोन है। फिर आप अगर देखोगे तो शैलो अर्थक्वेक जोन आपको दिखाया गया एकदम छोटे छोटे ग्रे से, मतलब हल्के वाले ग्रे से। वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होता है, फप 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 ऐसे करके, वो आपको दिखाया गया है छोटे छोटे से। देखो ये जो छोटे छोटे पूरा रिंग वाली जो हम बात करें, ये देखो, ये पूरा का पूरा रिंग है भाई। ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए,
पूरा रिंग बन गया ये, तभी तो इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है पैसिफिक ओशन में। और जो हॉट स्पॉट्स हैं आपके, वो आपको बड़े वाले सर्कल से दिखाया गया। ये देखो, ये बड़े वाले सर्कल जो हैं, दीज आर ऑल द हॉट स्पॉट्स। ये हवाई है यहाँ पर बहुत फेमस, है ना। तो ये सारे आपके क्या है, हॉट स्पॉट्स है। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज आपको दिखाया गया। तो हमें ऐसा लगता है बाहर से देखने में कि सी में वॉल्केनो का क्या काम, लेकिन अर्थक्वेक कैसे? भाई टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, डुलती हैं, तभी तो अर्थक्वेक आता है। और वो कब हिल रही हैं? वो आपके ओशंस के अंदर है, कहीं ना कहीं हिल रही हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब सी वाले कॉन्सेप्ट की, दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। कि हमें कैसे पता चला कि ये जो पानी वाला टाइम है, जो ओशन वाला एरिया है, ये कैसे स्प्रेड करके निकलता है। सो द सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाज प्रपोज्ड बाय हैरी हेस इन 1961। 1961 में हैरी हेस ने जो है इसको प्रपोज किया, इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया दैट बाय विच न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म एट द मिड ओशन रिज। मतलब वही मिड ओशन रिज, वो जो आपकी चेन थी पूरी माउंटेन की, वहां पे, एंड मूव्स लिटरली अवे फ्रॉम द रिज रेस्ट। और धीरे धीरे क्या है, वो आपकी मूव करती करती जो है, मूव करती 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 जो है वो आगे निकल गई। समझ में आया कि कैसे जो है ये आपकी अलग होती चली गई। हैस आर्ग्यूड दैट, हैस ने आर्ग्यू किया, डिबेट किया इस चीज पर कि कॉन्टिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन एट रिज ट्रेस क्रिएट अ न्यू क्रस्ट। आपने ये चैप्टर पढ़ा है वॉल्केनिक इरप्शन वाला, कि जब हम देखते हैं कि वॉल्केनो फट रहा है, जब वॉल्केनो एक्सप्लोइट कर जाता है, तो वॉल्केनो के बाहर निकलने से, जब मैग्मा बाहर निकल के लावा बनता है, तो उस वॉल्केनो इरप्शन से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो उसी से क्या बना, क्रस्ट बन गया। क्या बन गया, क्रस्ट बन गया। सो वही चीज यहां पर लिखी है कि वॉल्केनिक इरप्शन एट रिज ट्रेस क्रिएट अ न्यू क्रस्ट, कि जो रिज पर, मतलब मान लो कि जो चेन अंदर थी माउंटेन के, उस पे वहां पर एक वॉल्केनो था और वो वॉल्केनो फट गया, इरप्ट कर गया। तो अब जो मैग्मा बाहर निकला, लावा जो बाहर आके ठंडा हुआ, कूल डाउन हुआ, तो उससे जाके कुछ ना कुछ जो है हमें क्रस्ट बनता हुआ नजर आया। एंड दैट पुशेज ओल्डर क्रस्ट अवे, और जो पुराना क्रस्ट था, मतलब जो पुरानी जमीन थी, उसको उसने अवे कर दिया, क्योंकि वो नया बन के आ रहा है, उसके पास एक एनर्जी है, उसके पास एक हीट है, प्रेशर है उसके पास। दैट ओशन फ्लोर इज देयरफॉर कंटिन्यूअसली रिन्यूड, इसीलिए जो आपका ओशन फ्लोर है वो कंटिन्यू रिन्यू होते चला गया। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, नया क्रस्ट आया, पुराने को भगा दिया, फिर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, नया क्रस्ट आया, पुराने को भगा दिया। देन बिकॉज ओशनिक क्रस्ट इवेंचुअली कंज्यूम द ट्रेंचेस, जो आपके गड्ढे वगैरह होते हैं, जो ट्रेंचेस आपने देखे होंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर 3 रीसाइक्लिंग ऑफ ओशन लिथोस्फीयर इनटू द मेंटल। और फिर इसीलिए जो है हमें देखने को मिला कि जो लिथोस्फीयर है वो कैसे मेंटल के साथ प्लेयर अपनी जो है वो फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेंटल तो हम जानते हैं उसमें जो एस्थेनोस्फीयर है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, तभी तो वहां से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो निकल के बाहर आ पाते हैं। तो आप इस डायग्राम को देख लो। वैसे तो मुझे लग रहा है आप बोलोगे कि मैम कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्या दिखा दिया। डोंट वरी, अभी मैं समझा रही हूँ, आपके एनसीईआरटी में भी है, एक बार इसको प्यार से पढ़ लेना, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में भी। अब देखो इसमें ध्यान से देखिए क्या दिखाया गया है। अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्ट हुआ, वॉल्केनिक इरप्ट होने से जो पुराना वाला लैंड था वो चला गया और यहाँ पर जो है नया आपको क्रस्ट बनते हुए दिख गया। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो जो आपके ओशनिक स्प्रेड रिज है, वो जो मैं आपको माउंटेन चेन की बात कर रही थी, ये देखो ये अलग अलग आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पर आपको दिख रहे हो, अगर आई होप सो कि आपको दिख रहा हो ये पिक्चर, है ना। तो इसमें आप देखोगे कि कैसे इन रिंचेस के अंदर जो है आपके अलग अलग धीरे धीरे जो ट्रेंचेस बन गए। यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो यहाँ पर आपको प्लेट बाउंड्रीज ट्रांसफॉर्म कर गई, आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, कोवेलेंट प्लेट बाउंड्री। अभी समझाऊंगी मैं एक एक करके कि कैसे कैसे फोर्स लगता है और कैसे अलग हो जाती हैं प्लेट्स, ठीक है। ये आपका देखो यहाँ से लिथोस्फीयर था, ये आपका ओशनिक क्रस्ट बन गया। फिर आप देखो कैसे यहाँ पर फिर से रिजेस आ गए, तो ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहां से वॉल्केनिक इरप्ट हुआ, तो ये वापस से जो मैग्मा बना उससे एक अलग क्रस्ट जो है यहाँ पर बनते हुए आते हुए हमें देखने को मिला। दिस इज यंग प्लेट बाउंड्री, जिसमें हम बोलते हैं हमारे हिमालयाज भी जो है वो आपके यंग फॉल माउंटेन इसीलिए बोले जाते हैं क्योंकि वो आज भी कहीं ना कहीं उनकी जो हाइट है, उनका जो एक लेंथ हम बोल सकते हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है, राइट। ये होगा यहां तक क्लियर। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं उन टेक्टोनिक प्लेट्स की जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं। बोलोगे मैम सब पढ़ा दिया, वो टेक्टोनिक प्लेट्स कब आएंगी जो हमने छोटी में पढ़ी हैं। तो वही प्लेट्स की अब बात करते हैं कि कैसे हमें और बेहतर तरीके से पता लगेगा कि एक्चुअली में ये जो हमारा कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सो प्लेट्स टेक्टोनिक इज द यूनिफाइंग थियरी दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड लिथोस्फीयर प्लेट्स दैट मूव ऑन द डक्टाइल एस्थेनोस्फीयर, वही एस्थेनोस्फीयर है ये, बीनीथ देम। मतलब कि अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, जिसको हम बोल सकते हैं कि आज तक सबसे सही माना जा रहा है, सबने अपनी अपनी थियरीज दी, सबने आके अपना अपना ज्ञान जो है वो दिया, लेकिन जो सबसे हम बोल सकते हैं कि सिमिलर, जो सबसे हम बोल सकते हैं कि हमें लगा कि हाँ ये सबसे सही चीज है,
वो थियरी बताती है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थियरी, जिसमें ये बताया गया कि ये जो स्मॉल स्मॉल रिजिड आपके बने है ना, जो छोटे 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 माउंटेन्स टेंचेस बनते चले गए, उससे कहीं ना कहीं लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो मूव हुई है आपकी, है ना। और जो आपका एस्थेनोस्फीयर है, जो कि आपकी वीक प्लेट है मेंटल के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो है जब्त की है। द मॉडर्न फॉर्मुलेशन ऑफ द थियरी वाज प्रपोज्ड बाय मैकनीज, पार्कर एंड मॉर्गन इन 1967। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, कई बारी, नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। द लिथोस्फीयर कंप्राइजेस द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल इज ब्रोकन इनटू द प्लेट्स दैट वेरी इन साइज एंड स्पेस। क्या बोल रहे हैं कि जो लिथोस्फीयर अभी हमने देखा था पीछे वाली पिक्चर में, दैट कंप्राइजेस द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल, जो अपर और इनर वाला है, उसमें अपर वाला जो मेंटल है वो आपका ब्रेक कर जाता है अलग अलग प्लेट्स में, दैट वेरीज इन साइज एंड शेप, और वो फिर साइज और शेप में वेरी कर गया। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, बहुत ज्यादा हीट थी, बहुत ज्यादा प्रेशर था, उसकी वजह से क्या हुआ, जो अलग अलग प्लेट्स थी जो हमारी कहां पर है, लिथोस्फीयर से नीचे जो मेंटल वाले पार्ट में थी, वो ब्रेक डाउन करते और वो अलग अलग साइजेस में और अलग अलग हम बोल सकते हैं कि शेप्स के साथ अलग कर गई। देन दिस लिथोस्फीयर मूव्स हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फीयर। अब यही लिथोस्फीयर जो है एस्थेनोस्फीयर है, जैसे कि दो लेयर मान लीजिए, जैसे मान लो कि एक ये है और एक ये मेरा हाथ है, ये लिथोस्फीयर है, फोन जो है लिथोस्फीयर है, और नीचे जो है एस्थेनोस्फीयर है। तो जैसे जैसे लिथोस्फीयर मूव कर रही है वैसे वैसे एस्थेनोस्फीयर भी उसके साथ साथ मूव कर रही है। ठीक है, देन which is relatively softer and can flow slowly, जो कि आपके relatively softer है, कौन, एस्थेनोस्फीयर, क्योंकि वीक है ना, तो इस तरीके से वो मूव कर रही है। लिथोस्फीयर उसके ऊपर ऊपर हार्ड फॉर्म में मूव कर रही है। लिथोस्फीयर थिकनेस वेरी फ्रॉम अबाउट 5 to 100 किलोमीटर इन ओशनिक एरियाज एंड अबाउट 200 किलोमीटर इन कॉन्टिनेंटल एरियाज। मतलब जो कि लैंड वाला पार्ट है हमारा, वहां पर उसकी थिकनेस ज्यादा है, 200 किलोमीटर की है, लेकिन जो ओशनिक पार्ट है, मतलब ओशन से जो आपका वाला पार्ट है, वहां पर आपको 5 to 100 जो है किलोमीटर को देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स थ्रू जियोलॉजिकल पास्ट, पुराने समय से अगर हम बात करें तो कैसे हमने जो है अलग अलग पास्ट की पोजीशंस देखी हैं। तो सबसे पहले यहां आ जाइए आप लोग, सबसे पहले यहां आ जाओ। देखो मिलियन ईयर्स अगो, कितने, 540 मिलियन ईयर्स अगो, काउंट भी नहीं कर सकते भाई हम ये। उस टाइम पर आप देखो, आपको इस तरीके से कुछ जो है जगहें देखने को मिलती थी आपके, अगर आप अर्थ के अंदर देखोगे। फिर हम आ गए 420, ऑलमोस्ट 200 साल के बाद आपको दिखेगा 420 मिलियन अगो पहले जो ये कैसे कैसे धीरे 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 देखो, जो अलग अलग थी धीरे 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 देखो एक होते चले गए। फिर इसके बाद समय आता है 300 मिलियन ईयर्स अगो का, जिसमें आप अगर देखोगे तो आपका अर्थ जो है वो इस तरीके से पार्ट में जो है वो बड़ा होते होते आगे की तरफ निकल जा रहा है। फिर आता है टाइम 120 मिलियन ईयर्स का, जब ये सब एक बन जाता है, जिसको उसने क्या बोला था वेगनर ने, पेंजिया, है ना, यही बोला था ना कि भाई ये जो अर्थ वाला पार्ट है पूरा ये पेंजिया है, ऑल अर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद समय आया आज का, जो प्रेजेंट हमें दिखता है कि ये जो अलग अलग, ये सारी क्या थी, पहले प्लेट्स थी, मान लो ये सब अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये भी प्लेट्स हैं, ये भी प्लेट्स हैं। फिर ये सारी की सारी प्लेट जो थी ना, जितनी भी थी, ये सब एक हो गई। तो जब ये एक हो गई तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो अभी हमने पढ़ा पीछे प्लेट टेक्टोनिक की, लिथोस्फीयर में, एस्थेनोस्फीयर में क्या है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जिसकी वजह से रिजेस जो हैं वहां पर नए क्रस्ट बनते चले गए, पुराने क्रस्ट को रिमूव कर दिया, नए क्रस्ट जो है वो आ गए। तो उसकी वजह से आज जो हमें पार्ट देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तभी वेगनर ये बोलते थे कि ये पजल है। देखो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर भी ध्यान से देखते हैं तो आप देखो अगर ये इस तरीके से अलग हुआ है तो आज अगर इससे मिला दोगे तो ऐसा लगेगा हाँ भाई एक ही है, वाओ पजल मैच कर लिया हमने। तो आज के टाइम में जो आपको देखने को मिलता है वो इस तरीके से 7 कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। द मोशन ऑफ द कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पास्ट 540 मिलियन ईयर अगो, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड द साइबेरिया। तो ये पहले 10 हुआ करते थे, जो बाद में आपके फिर जो है आज के टाइम में अगर हम देखें तो सिर्फ 7 कॉन्टिनेंट्स आज प्रेजेंट में हमें देखने को मिलते हैं। राइट, क्लियर है। अब इन्हीं कॉन्टिनेंट्स के ऊपर क्या है, आपकी अलग अलग प्लेट्स जो है वो बनाई गई हैं, मेजर प्लेट्स और आपकी जो है हम बोल सकते हैं माइनर प्लेट। लेकिन उससे पहले जो चीज हमें समझनी है, जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी, वो चीज मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। एक सेकेंड, हमारी पीपीटी में भी होगी, मैं एक बार ढूंढ लेती हूँ। हाँ पीपीटी में है तो आगे ही मैं आपको समझा दूंगी, आई थॉट कि नहीं है, सो दैट्स व्हाई मुझे लगा कि मैं वैसे बता देती हूँ। चलिए, तो इन्हीं प्लेट्स में हम लोग मेजर प्लेट्स की बात कर लेते हैं, जो अभी अभी हमने पढ़ी, जो मैप में हमने देखा। तो इन मेजर प्लेट्स में जो हमारे पास प्लेट्स हैं उसमें है सबसे पहले पैसिफिक प्लेट, है ना। फिर है आपके पास नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया जो आपकी यूरोप और एशिया वाली है। फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट, इसी में से जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ना इंडिया का, वो यहाँ आया है। और एंटार्क्टिका प्लेट। इस मैप की तरफ ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ये देखिए जो मेजर प्लेट है यूरेशिया प्लेट, ठीक है, ये इंडिया वाला पार्ट हो गया, ये ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये वाला। फिर आपके पास नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यहां से आप नीचे आ जाएंगे तो साउथ अमेरिकन प्लेट,
ऊपर चले जाएंगे तो आपके यूरेशियन वो आधी और इधर, और फिर ये अफ्रीकन प्लेट। तो ये इस तरीके से जो प्लेट्स आपको दिख रही है, दीज आर द मेजर, जिसमें पैसिफिक है आपकी, और एक हम बोल सकते हैं, हाँ बस यही है। फिर आपके कुछ माइनर प्लेट्स हैं। माइनर प्लेट्स में कौन कौन सी है हमारी? माइनर प्लेट्स में आप देखिए हमारे पास है कोस्ट प्लेट बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इस वाले डायग्राम के अंदर, वैसे वहां भी दिखाया गया है बट यहाँ भी आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, तो सेंट्रल और पैसिफिक के बीच में आपको है। फिर है आपकी नाज़का प्लेट बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। अरेबियन प्लेट, लार्जली अरेबियन पेनिनसुलर वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला, यहाँ पर आपको जो है ये देखने को मिल रही है अरेबियन प्लेट, ठीक है, जिसको हम ऑलमोस्ट डिलिस वाला पार्ट बोलते हैं। फिलिपिन प्लेट आप देखोगे तो फिलिपिन प्लेट ये रही आपकी, ठीक है, एशिया के इधर साइड वाले पार्ट पे आ जाइए। देन आपको कैरोलाइन प्लेट नॉर्थ ऑफ न्यू जुनिया एंड बिटवीन द फिलिपिन एंड पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी आपकी कौन सी? कार्लोइन प्लेट। तो कहाँ है हमारी कार्लोइन प्लेट? लेट्स जस्ट फाइंड आउट। इसमें तो नहीं दिख रही है मुझे, हो सकता है कट गया है ये पार्ट, बट हाँ पहले वाली जो थी आपकी वो ये रही आपकी, ठीक है, ये पैसिफिक और आपके नॉर्थ अमेरिका के, सेंट्रल अमेरिका के बीच में। तो ये सारी आपकी माइनर प्लेट्स है, लेकिन ये जो आपकी प्लेट्स हैं ये सारी की सारी आपकी बड़ी प्लेट है जो आपको देखने को मिलेगी। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो देखो ये रही कैरोलिन प्लेट, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रही आपकी नाज़का प्लेट, ठीक है, ये रही अंटार्कटिका। ये छोटी प्लेट्स हैं, छोटी माइनर प्लेट्स हैं, है ना। तो ये सारी आपकी जो है छोटी प्लेसेस आपको देखने को मिल रही हैं, राइट। ये तो हो गई बात इनकी। अब इन टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज की, मतलब ये जो बाउंड्रीज बनी है इसमें अलग अलग टाइप्स भी होंगे ना, क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमें अलग अलग देखने को मिलता है। तो क्या क्या है, किस किस तरीके से सबका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले है The three primary plates boundaries are recognized. Each has distinct geological processes and landforms association. जिसमें सबसे पहले आती है divergent boundary. Divergent boundary का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये दो प्लेट्स हैं आपके पास, मान लीजिए दो प्लेट्स थी हमारी, जैसे हमने स्टार्टिंग में 10 प्लेट्स काउंट की थी ना कि 10 प्लेट्स हैं हमारे पास। तो डाइवर्जेंट में हम क्या बोलते हैं? डाइवर्ज हो जाना। मतलब जब हम बोलते हैं कि लेंस से लाइट डाइवर्ज हो गई तो हम क्या बोलते हैं कि जो एक बीम से आ रही थी वो डाइवर्ज कर गई, मतलब ऐसे फैल गई। तो में क्या है, जैसे मान लीजिए दो प्लेट्स हैं तो वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, एक प्लेट दो प्लेट, ठीक है, तो अलग अलग डाइवर्ट कर गई। कैसे? देखिए, where two plates move apart मतलब अलग अलग साइड, एंड न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड बाय अपवेलिंग मैग्मा। और फिर यहां से जो है मैग्मा आपके ऊपर आ गया, और मैग्मा ऊपर आ गया तो उससे नया क्रस्ट बन गया। सिंपल। दीज साइड्स आर कॉल्ड स्प्रेडिंग सेंटर्स। अ क्लासिक एग्जाम्पल इज मिड अटलांटिक रिज। जो आपका मिड अटलांटिक रिज है वो इसी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, विच सेपरेट्स द अमेरिका प्लेट फ्रॉम द यूरेशियन एंड अफ्रीका प्लेट। तो अगर आप इस डायग्राम को वापस से समझेंगे बच्चा मेरे, तो यहां पर देखिए आपको जो बताया गया है कि, ठीक है, जो आपकी ये जो प्लेट आपको दिख रही है ये वाली ये देखो नया क्रस्ट जो यहाँ पर बना। तो आपके यहाँ से जो अमेरिका वाली, अफ्रीका वाली और आपकी एशिया वाली जो प्लेट है ये यहाँ पर देखो कैसे किस तरीके से अलग की गई है। तो यही चीज आपको यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। यूरेशिया अफ्रीका प्लेट्स को जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री ने जो है वो अलग किया है, जिसमें अपार्ट हो जा रहे हैं, अलग अलग कर जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट तरीका क्या है हमारे पास? नेक्स्ट तरीका है कोवर्जेंट बाउंड्रीज। कोवर्जेंट बाउंड्रीज के अंदर क्या होता है, सिंपल समझिएगा। बाउंड्रीज के अंदर एक दूसरे की तरफ है दोनों प्लेट, जैसे ये है, ठीक है, और एक प्लेट ये है। अब ये जैसे उसमें अलग अलग था, अपार्ट कर रही थी, इसमें एक दूसरे के पास आ रही है इस तरीके से, ठीक है। सो वेयर प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, है ना, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, क्रस्ट इज कंज्यूम्ड, और क्रस्ट जो है वो कंज्यूम कर गया है। अ सबजेंट जोन इज वेयर द ओशनिक प्लेट सिंक बीनीथ अनदर प्लेट, ओशन और कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसिंग डीप ट्रेंचेस, मतलब जहां पर गड्ढे टाइप वाली चीजें बन रही हैं, वॉल्केनिक एरियाज जो आपके बने हैं वो, एंड अर्थक्वेक वाले जो जोन है स्पेशली, मतलब जो आपके अर्थक्वेक जोन है जहां पर वॉल्केनोज बहुत सारे हैं, है ना, वहां पर हम बोल सकते हैं कि उनका जो डाइवर्जन, मतलब नॉट डाइवर्जन, उनकी जो हम बोल सकते हैं कि लैंडफॉर्म हुआ है, जो अलग हुए हैं वो प्लेट्स, वो आपके हुए हैं किसकी वजह से? कोवर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से। क्या क्या एग्जांपल्स हैं देखिए, ओशनिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन, द लास्ट प्रोड्यूस लार्ज माउंटेन बेल्ट सच एज हिमालयज। अब ये जो हिमालयज हैं ये भी हमारे इसी से। कैसे? देखो, आपने अगर कभी 9th क्लास में चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा फिजिकल फीचर वाले को, तो आपको याद आएगा यहाँ पर हम लोग एक चीज पढ़ते हैं उसमें कि हमारे जो हिमालयज हैं उनकी हाइट आज भी इंक्रीज कर रही है। क्यों हम बोलते हैं उनको यंग फोल्ड माउंटेन? क्योंकि उनका फॉर्मेशन हुआ है कोवर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से। मान लीजिए कि ये अगर हमारे हिमालयज हैं
तो इन हिमालयाज की वजह से एक प्लेट जो है इसमें हैवी होती है और एक आपकी लाइट होती है। क्या है? एक प्लेट मान लीजिए हैवी है और एक प्लेट आपकी लाइट है। अब जब ये दोनों एक तरफ आएंगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी, तो जो हैवी वाली है वो नीचे चली जाएगी, हैवी वाली नीचे चली गई, और जो आपकी लाइट वाली है वो इस तरीके से ऊपर उठ जाएगी। तो जब वो ऊपर उठी तो इस ऊपर उठने की वजह से ये हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। तो हिमालयाज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसीलिए जैसे मान लीजिए कि ये दो लेयर्स हैं, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, ये मान लो, हाँ ठीक है, मेरे हाथ दिख रहे हैं ना दोनों, एक हैवी है एक लेस, आपकी क्या है, लाइटर है। ये लाइटर वाली है, ये हैवी वाली है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास आई 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 तो ये तो नीचे दब गई और ये जो है लाइट वाली ऐसे ऊपर उठी, और ये ऊपर उठने वाला जो पार्ट है ये हमारा हिल बन गया, ये हमारा माउंटेन बन गया, जिसको आज हम हिमालयाज बोलते हैं। राइट, क्लियर है? आई थिंक इसमें डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तरीके का जो है वो है हमारे पास ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होता है, दो प्लेट्स हैं आपकी, ठीक है, दो प्लेट्स हैं आपकी, ये ऊपर नीचे की तरफ मूव करती हैं ऐसे, ठीक है, दो प्लेट्स हैं ऐसे ऊपर नीचे की तरफ जो है आपके मूव करती हैं, ये इधर, ये ऐसे ऊपर, कि एक ऊपर गई एक नीचे आई, एक ऊपर गई एक नीचे आई। अब इसमें क्या है, The where plates slide horizontally past one another crust is neither created or not destroyed। मतलब ना वहां पर प्रॉपर क्रस्ट बना और ना ही वहां पर कुछ डिस्ट्रॉय हुआ। क्यों? क्योंकि प्लेट्स ऊपर नीचे चली गई, वो नीचे गई वो ऊपर गई, तो कुछ कोलिजन या कोलाइड जैसा कुछ बना ही नहीं। ट्रांसफॉर्म फोल्ड कॉमनली ऑफसेट मिड ओशन रिजेस आर ओफनली रफली परपेंडिकुलर टू द रिजेस एजेस। इसीलिए परपेंडिकुलर थे तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हमें देखने को मिली ही नहीं। Volcanic activities is not typical along long transform faults, but earthquakes are common due to build up shear stress। अब क्या है ना कि जब वो ऊपर नीचे जा रही है तो यहाँ पर वॉल्केनिक नहीं, बट अर्थक्वेक जैसे जो सिचुएशंस या अर्थक्वेक जैसे जो जोन आपको देखने को मिलते हैं वो हमें इस रीजन की वजह से ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे की तरफ है तो ये कभी ना कभी ऐसे जो है ड्रिफ्ट मारेंगी, हिलती रहेंगी, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि शेयर स्ट्रेस इनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा हैं। बट बाकी ओवरऑल ऐसी सच प्रॉब्लम यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये तीनों प्लेट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं, दैट इज फोर्सिंग ड्राइविंग प्लेट मूवमेंट। कैसे? अब हम बात करें इनकी मूवमेंट की, तो प्लेट मूवमेंट इज ड्रिवन बाय मेंटल कन्वेंशनल करंट जनरेटेड बाय हीट फ्रॉम द रेडियो एक्टिव डीकेज एंड अर्थ रेजिडुअल हीट। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। यही तो बोला ना उन्होंने कि ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ ये किस वजह से हुआ, जो हमारा मेंटल वाला पार्ट है, जो एस्थेनोस्फीयर वाली लेयर है, उसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उनके हीट, उनकी एनर्जी से जो है ये मूवमेंट, ये प्लेट का मूवमेंट हमें होते हुए नजर आया है। टू इंपॉर्टेंट फोर्सेस, द वन इज स्लैब पुल वेयर एज अ शिंकिंग ओशन प्लेट्स पुल द रेस्ट ऑफ द प्लेट अलोंग, एंड रिज पुश वेयर एज ग्रेविटी पुशेस द प्लेट अवे फ्रॉम द मिड ओशन रीजन, है ना। कि जो आपकी वो माउंटेन चेंज थी, इतना फोर्स है कि वो उससे अलग ही ले गई, उस क्रस्ट को जो बना उससे एकदम अलग ले गई, राइट। And the idea of mental conventional driving plate motion was first proposed by Arthur Holmes in 1930, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, है ना। होम्स ने बात पहले ही बोल दी थी ना कि भाई रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं आपके, उनके हीट और उसकी एनर्जी से ये प्रोड्यूस हो रहा है। नहीं देखा तो पढ़ लेना, अभी पढ़ाया मैंने पीछे 10 मिनट पहले। नेक्स्ट है हमारे पास मूवमेंट्स ऑफ द इंडियन प्लेट। अब बात करते हैं अपनी इंडियन प्लेट्स की। अभी तक तो पढ़ लिया पूरी दुनिया के बारे में, अब आ जाओ अपने देश पर। The Indian plate was once located 50 degree south latitude and separated from Asia by the Tethys Sea। उस टाइम पर ये सी हुआ करता था, Tethys Sea, जिसकी वजह से हमारी जो प्लेट है यहाँ पर पूरी तरीके से अलग थी, है ना। कितने लैटिट्यूड पर थी? 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर हुआ करती थी। इफ ड्रिफ्टेड नॉर्थवर्ड, अभी किसकी तरफ ड्रिफ्ट की? नॉर्थ की तरफ, क्योंकि क्या थी? साउथ। इसे मान लो कि ये साउथ की तरफ है, अब ये लिफ्ट करती है ऐसे नॉर्थ की तरफ, ऐसे लिफ्ट करती है, ऐसे ड्रिफ्ट करती है, मतलब सरक रही है नॉर्थ की तरफ। and collide with the Eurasian plate about 40-50 million years ago। कितने? 40-50 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये यूरेशिया प्लेट से टकराई, जो कि कहाँ है? हमारे नॉर्थ में है। लीडिंग टू द फॉर्मेशन एंड अपलिफ्ट ऑफ हिमालयाज, और उसी की वजह से याद करो कोवर्जेंट फॉर्मेशन हुआ, जिससे हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ, है ना। ये ऊपर थी, यहाँ पर आपकी यूरेशिया प्लेट थी, ये यहाँ पर जाकर इससे देखो, यहाँ पर जाके इससे टकराई, तो जब ये हल्की थी, ये आपकी हैवी थी, तो ये निकल गई, ये हल्की वाली ऊपर निकल गई, तो यहाँ पर आपके माउंटेन्स फॉर्म होते हुए हमें नजर आते हैं। देन ड्यूरिंग दिस जर्नी मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन फॉर्म डेक्कन ट्रैप अराउंड 660 मिलियन ईयर अगो। अब ये जो हमारा साउथ वाला जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है, अब जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, ये वाला जो पार्ट है बेसिकली, जब हमारा ऊपर की तरफ मिल रहा था यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन हुए ड्यूरिंग दिस टाइम, ऑलमोस्ट 60 मिलियन ईयर्स अगो। उस टाइम की वजह से जो डक्कन ट्रैप, जो ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलती है, याद है ना, हम बोलते हैं कि ब्लैक सॉइल कैसे बनी?
आपके वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बनी, इग्निशियस रॉक बना फिर उसकी वजह से बनी। तो वो डक्कन ट्रैप में ब्लैक सोइल इसी रीजन से बनी क्योंकि पहले के समय में जब ये जा रही थी ड्रिफ्ट करते हुए यूरेशियन प्लेट से मिलने, उस टाइम पर वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। इवन टुडे द कंटिन्यूअस कन्वर्जेंस जो हमने पढ़ा सेकंड टाइप ऑफ प्लेट ऑफ द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स कॉजेस अर्थक्वेक एंड ऑनगोइंग अपलिफ्ट ऑफ द हिमालयस। और आज भी आप देखो, आपको देखने को मिलता है ना कि यूरेशियन प्लेट जो है हमारी, जो मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है या फिर साइड वाला पार्ट है, वहां पर अक्सर भूकंप वगैरह आते रहते हैं। उसका रीजन यही है। क्यों? क्योंकि आज भी कन्वर्जेंस फोर्स की वजह से, है ना, वो कहीं ना कहीं मूव कर रही है, जिसकी वजह से हिमालयस की हाइट भी बढ़ रही है और अर्थक्वेक की सिचुएशन भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सिंपल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और यहां पर आप देख लीजिए, ये देखो पहले कैसा था हमारा इंडिया। आप देखो ये अर्ली इंडिया है 71 ईयर्स अगो, 71 नहीं 71 मिलियन ईयर्स अगो, 71 बोल रही हूँ, इससे ज्यादा तो आजादी को हो गया भाइयों में। 71 मिलियन साल पहले देखो इस तरीके से प्लेट दिखती थी। फिर 55 मिलियन ईयर अगो आप देखोगे तो ये आपकी थोड़ी सी इस तरीके से जो शेप आज हमें दिखती है हल्की फुल्की। फिर ये इक्वेटर से ऊपर गई, अभी तक ये कहाँ है? अभी तक ये नीचे वाले पार्ट में, साउथ पे है, अभी तक ये साउथ वाले पार्ट पे, फिर ये नॉर्थ वाले पार्ट पर जाएगी, है ना। तो अभी यहां से मूव कर रहे, ड्रिफ्ट कर रहे, धीरे धीरे ऐसे घूमती घूमती नाचते नाचते अपना पहुंच रही है। फिर यहाँ पहुंच गई है। फिर आ गया टाइम 38 मिलियन ईयर्स अगो का। तो आप देखो ये इक्वेटर को क्रॉस कर गई। अब इक्वेटर से ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा ही पार्ट नीचे रह गया है। फिर ये ऊपर जा रही है यहाँ से 10 मिलियन ईयर्स अगो आप देखोगे तो ये कैसे एकदम ऊपर पहुंच गई है नॉर्थ वाले पार्ट पर। और यहाँ पर जाकर जब ये देखो, यहाँ पर जाकर जब ये मिलेगी किससे? यूरेशिया प्लेट से, है ना, यूरेशियन प्लेट से मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो अभी आपको सिंपल प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन क्या बन जाएंगे? यही प्लेन जो है टकरा के हमारी पूरी की पूरी ऐसे हिमालयन रेंज बन गई है कि नहीं? देखो यही तो है हिमालयन रेंज, यही तो बनी है हिमालयन रेंज। तो यहीं पर जो है आपके हिमालयन रेंज बन जाती है। तो कैसे यहाँ से परफॉर्म करती करती अपने जो है यूरेशियन प्लेट से जाके टकराती है और फिर हिमालयस का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। और इसी के साथ चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आया हो, क्योंकि इसमें आपने बहुत सी प्रैक्टिकल, बहुत सी फैक्चुअल चीजें पढ़ी हैं। बहुत मजा आता है यार इस तरीके की ज्योग्राफी में, ठीक है। तो इसको कभी भी रट्टा मारना या इसको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरह नहीं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरह पढ़ो, समझो। कहीं कोई डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन है, आप कभी भी उसमें डाउट डाल दीजिए, आपको वहां पर रिवर्ट बैक मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।